हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। अभी हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ रहे हैं। ये उसका दूसरा हिस्सा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट थोड़ा लंबा चैप्टर था तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बनाया। ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पार्ट 2 है। और पहला पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है। तो आप पहले उसको पढ़ लें, और जिन लोगों ने वो पढ़ लिया है उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को वहाँ से जहाँ हमने इसको छोड़ा हुआ था पिछले वीडियो में। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। कहता है कि किसी इन में, इन आई डबल एन का मतलब होता है सराय, ठीक है, और आई एन सिंगल एन वो तो में इस्तेमाल होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा, वो एक प्रीपोजिशन है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। एक सराय में, एक धर्मशाला में, सर्दियों में, नहीं एक्चुअली धर्मशाला नहीं कहेंगे, सराय ही ज़्यादा सही है, क्योंकि धर्मशाला में तो शायद पैसे नहीं लगते हैं। तो किसी सराय में सर्दियों में किसी अजनबी का आना, ये तो ऐसे ही एक अनयूजुअल इवेंट, यानी कि काफ़ी एबनॉर्मल चीज़ हुआ करती थी। काफ़ी लोग इस चीज़ को उत्सुकता भरी नज़र से देखते थे कि भाई सर्दियों में कौन आ गया यहाँ पे। ख़ास तौर पे एक अजनबी, मतलब एक ऐसा इंसान जो अजीब है थोड़ा सा। यहाँ अजनबी से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंजनेस के बारे में बात हो रही है। तो a stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। सेट टंग्स वैगिंग का मतलब होता है ना कि लोगों को बातें बनाने पे मजबूर कर देना। तो ये अब एक ऐसा इतना अजीब सा दिखने वाला स्ट्रेंजर वहाँ आ गया, अजनबी आ गया, तो सारी जीभें, सारे लोगों की जीभ लपलपाने लगी। सब लोग गप मारने लगे, एक दूसरे से खुसफुस करने लगे। लोगों का पसंदीदा काम होता है ये गप मारना, खुसर फुसर करना, गॉसिप। तो अब आपको पता ही होगा कि वो उसकी अपीयरेंस काफ़ी अजीब हो गई थी। बैंडेजेस चेहरे पे लपेट के, काला चश्मा, नकली नाक वगैरह, हैट, दाढ़ी नकली। अब वो वहाँ आया तो लोग खुसफुसाने लगे, खुसर फुसर करने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल थी, मालिक की, मकान मालिक मतलब उस सराय के मालिक की पत्नी, उन्होंने बड़ी कोशिश की दोस्ती गांठने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग या इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face। ग्रिफिन को बोलने की जरा भी उसको मन नहीं था, इनसे बात करने का। उसने क्या कहा, मेरा इपिंग आने का कारण ये है कि मेरे अंदर सॉलिट्यूड की ख्वाहिश है, अकेलेपन की चाहत में मैं यहाँ आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे, कोई दखल दे। इसके अलावा मेरा एक एक्सीडेंट में चेहरा भी खराब हो चुका है, तो आप लोग मेरे से दूर रहिए, ऐसा ही कहना चाहता था। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper। अब चूंकि मिसेस हॉल को पैसे एडवांस में मिल गए थे, वो संतुष्ट हो गई इसकी बातें सुन के कि जरूर कोई सन की वैज्ञानिक है जिसके पास पैसे ढेर सारे हैं, और पैसे मिल ही चुके हैं। तो वो बेचारी, अब पैसे मिल चुके थे तो वो तैयार थी इसकी अजीब आदतें और इसका बुरा गुस्सा, इसका बुरा बर्ताव सहने के लिए। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। लेकिन कुछ वक्त में क्या हुआ, द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने चुराए थे वो ज़्यादा वक्त तक नहीं चले और कुछ वक्त बाद वो ख़त्म हो गए। तो ग्रिफिन को ये बात माननी पड़ी कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं। उसने हालांकि ये दिखावा किया, ये बहाना बनाया कि जल्दी ही उसका एक चेक आने वाला है, किसी भी वक्त आता ही होगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। इसके कुछ ही समय के बाद एक बड़ा विचित्र हादसा, एक बड़ा विचित्र चीज़ हुई, एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई, बड़ी विचित्र घटना हुई। एपिसोड यहाँ पे इंसिडेंट के लिए ही है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी।
क्लर्जीमैन चर्च के लोग होते हैं, ये पादरी हो सकते हैं छोटे वाले, क्योंकि बहुत से रैंक्स होते हैं उनमें। जो भी थे ये, काफ़ी सुबह एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ ने, उनकी नींद खुल गई जब उनके घर की स्टडी में, स्टडी जो रूम होता है ना जिसमें लोग बैठ के ऑफिशियल काम या पढ़ाई वगैरह करते हैं, उसको स्टडी रूम नहीं, उसको स्टडी ही सिंपली बोलते हैं लोग। जब वो स्पेसिफिकली एक बड़ा सा रूम होता है, बुक्स वगैरह रखी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं काम से जुड़े अपने, तो वहाँ उसको, तो उस स्टडी से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये लोग जाग गए उन आवाज़ों से। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। जब ये नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से उतर के, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे एकदम पाँव को संभाल संभाल के रखते हुए, तब उन्होंने क्या सुना? पैसों की खनखन क्लर्जीमैन साहब की डेस्क यानी उनकी जो टेबल थी उससे आ रही थी। ये निकाल रहा था। ऊपर सोए हुए होंगे ये लोग और नीचे की तरफ आ रहे थे जहाँ स्टडी थी, इसीलिए डाउन स्टेयर्स का यूज़ किया गया है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. बिना आवाज़ किए और अपने हाथों में एक बड़ा सा पोकर फर्मली एकदम जोर से पकड़ के अपने हाथों में, क्लर्जीमैन साहब ने दरवाज़ा तेज़ी से खोला। फ्लंग ओपन का मतलब होता है तेज़ी से खोलना। पोकर होता है एक लोहे की रॉड होती है जिससे लोग आग जलाते हैं, जब चिमनी में, घरों में जो चिमनी होती है तो उसको उसी से खोदते हैं, इधर उधर करते हैं। तो उन्होंने पोकर ले लिया था लोहे वाला कि चोर होगा उसको मारने के काम आएगा ये, और तेज़ी से उन्होंने धक्के से दरवाज़ा खोल दिया। क्या चिल्लाते हैं? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। अभी उन्होंने देखा भी नहीं था किसी को। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख के कि कमरा तो बिल्कुल खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. क्या हुआ? उन्होंने और उनकी बीवी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, यहाँ तक कि चिमनी में भी झांक के देखा। कहीं कोई चिमनी की तरफ से घुसने या निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। किसी का भी कोई वहाँ निशान नहीं था। लेकिन फिर भी जो डेस्क थी वो तो खुली हुई थी और हाउस कीपिंग के जो पैसे यानी घर खर्चे के जो पैसे रखे हुए थे वो गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सारा दिन क्लर्जीमैन साहब क्या कहते रहे? बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट इवनिंग। लेकिन ये उससे ज़्यादा विचित्र बात नहीं थी जितना विचित्र मिसेस हॉल के फर्नीचर ने काम किया। मिसेस हॉल के फर्नीचर ने क्या किया उसी सुबह थोड़ी देर के बाद? The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's store wide open. जो लैंडलॉर्ड साहब थे और उनकी पत्नी, वो लोग काफ़ी सुबह सुबह उठ गए और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख के कि जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट साहब थे, जो साइंसदान थे, उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. उनको आश्चर्य हुआ कि भाई आमतौर पे तो ये बंद रखते थे। शट का मतलब होता है बंद रखना और लॉक्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही बंद रखना। कैसे समझाऊं मैं आपको? शॉक्ड का मतलब शट का मतलब हुआ कि वो पल्ला लगा दिया गया है और ताले कुंडी ये सब नहीं लगे हुए हैं, बस पल्ला लगा दिया गया है। आप उसको घुमा के नॉब को अंदर जा सकते हैं। और लॉक्ड का मतलब बिल्कुल अंदर से जो बोल्ट होती है ना, सिटकनी छिटकली जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगी हुई है, कुंडी ताला वगैरह लगा हुआ है तो वो क्लोज्ड है या लॉक्ड है। ठीक है, तो दरवाज़ा उसका आमतौर पे वैसा रहता था, बिल्कुल ही बंद, और उसे बड़ा गुस्सा आता था। फ्यूरियस मतलब एंगर से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। वो बड़ा गुस्सा हो जाता था जब कोई उसके कमरे में घुसता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ये ऐसा मौका था जिसको हाथ से अब जाने
नहीं दिया जा सकता था। किस चीज़ का मौका था? ताक झांक करने का, जिसमें इन लोगों का काफ़ी मन लगता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नो बॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने झांक के देखा कमरे में, उस दरवाजे से झांक के उन्होंने देखा और क्या पाया? कोई नहीं था। उन्होंने किसी को नहीं देखा और तब उन्होंने सोचा तहकीकात करते हैं, क्या हुआ है, क्या हो रहा है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. उन्होंने चादर छू के देखी, वो ठंडी थी। कंफर्टर छू के देखा, यानी जो एक तरीके की रजाई होती है उसको छू के देखा, वो सभी ठंडे थे। अब चादर ठंडी है, रजाई ठंडी ही नहीं, सबको कलेक्टिवली बेड क्लॉथ्स कहा जाता है। ये सब कुछ जब ठंडा है तो उन्हें सीधी सी बात है पता लग गया काफ़ी वक्त से वो जगा हुआ है, क्योंकि अभी अभी जगा होता कुछ देर पहले तो ये चीज़ें गर्म होती, क्योंकि इंसान उसके अंदर था, उसकी बॉडी से ये काफ़ी गर्म हो गया होता। लेकिन वो काफ़ी वक्त से जगा हुआ है, तभी ये ठंडे हैं। और उससे भी विचित्र बात क्या थी कि जो अपने कपड़े और बैंडेज वो हमेशा पहनता था, वो साइंटिस्ट, वो अजनबी, वो इधर उधर कमरे में रखे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर हियर। एकाएक मिसेस हॉल को अपने कान के बिल्कुल पास सांस लेने की आवाज़ आई। स्निफ, सूंघने की आवाज़ आई। अ मोमेंट लेटर the hat on the bed spot leapt up and dashed itself into her face. अगले ही पल वो जो टोपी, उसकी हैट रखी हुई थी बेड पोस्ट पे, बेड पोस्ट चौकी के पलंग वगैरह के पायदानों, पायों को कहा जाता है, जो चार कोने होते हैं उनको कहा जाता है। उस पे जो हैट टिक के रखी थी, ऐसा लगता था उसने हवा में छलांग लगाई हुई थी और सीधे छलांग लगा के इनके चेहरे पे कूद पड़ी वो टोपी खुद से। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद जो चेयर थी बेडरूम में वो जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। हवा में वो कुर्सी उड़ती हुए आई सीधे उनकी तरफ, लेग्स फोरमोस्ट, उसके पाँव बाहर की तरफ निकले हुए थे, यानी कि पाँव की तरफ से वो कुर्सी इनकी तरफ लहराती हुई आई। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. कहता क्या है कि जैसे वो और उनके हस्बैंड भागे वहाँ से खौफ में, वहाँ से मुड़े भागने के लिए, नहीं सॉरी, मुड़े खौफ में, मुड़े बस देखने के लिए, डर चुके थे ये काफ़ी। वो भयानक जो चेयर थी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अजीब सी जो चेयर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अद्भुत भी होता है, तो वो अद्भुत सी जो कुर्सी थी, ऐसा लगता था उन लोगों को वो धक्के दे रही है बाहर निकलने के लिए। ग्रिफिन के हाथ में रही होगी वो कुर्सी, से इन लोगों को टहोक रहा होगा, इन लोगों को खदेड़ रहा होगा। और जब धक्का दे के कुर्सी ने इन लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद ऐसा लगा जैसे कुर्सी ने ही दरवाजे को भड़ाक से बंद किया और फिर लॉक कर लिया। स्लैम का मतलब जोर की आवाज़ के साथ बंद करना। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल को एक तरीके का सदमा पहुंच गया, उनको दौरा पहुंच गया। इस दौरे में ऐसा लग रहा था, दौरा पड़ गया, ऐसा लगता था कि वो सीढ़ियों से गिर पड़ेंगी। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उनको ये विश्वास हो गया था कि इस कमरे में ढेर सारी आत्माएं हैं, और स्ट्रेंजर जो था वो अजनबी था, उसने पता नहीं कैसे, जैसे भी हो, उसने भूतों को इन कुर्सियों में घुसा दिया था, इन पलंग कुर्सियों में घुसा दिया था, फर्नीचर में घुसा दिया था। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. अब ये क्या कहती हैं? मोंड कराहती हैं बेचारी, अपना दुखड़ा रोती हैं। कहती है मेरी माँ बेचारी उसी कुर्सी में बैठी होती थी। कितनी अजीब बात है ना कि आज वही कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। ये बड़ा मतलब ड्रामा ज़्यादा कर रही हैं। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब जो अड़ोसी पड़ोसी थे उन लोगों की क्या भावना थी कि जरूर कोई जादू टोना किया गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जादू टोना हो या ना हो, जब क्लर्जीमैन साहब के यहाँ चोरी की खबर सामने आई
तब सबको शक हुआ उस अजीब वैज्ञानिक पे कि जरूर इसमें कोई हाथ रहा होगा. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और लोगों की शंका और बढ़ गई कब? खास तौर पे मिस्टर एंड मिसेस हॉल की शंका बढ़ गई जब उसने एकाएक ढेर सारे पैसे उन लोगों को ला के दे दिए. अपने पैसे ला के दे दिए अपने भाड़े के, जबकि कुछ दिन पहले उसने क्या कहा था, कुछ ही वक्त पहले, कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब गांव में जो हवलदार साहब थे, छोटी सी चौकी रही होगी गांव में शायद या अगल बगल, हवलदार साहब को बुलाने के लिए भेजा गया. किसी को भेजा गया कि उनको बुला लाइए. लेकिन जो मिसेस हॉल थी उन्होंने उनका इंतज़ार किए बिना वो साइंटिस्ट के कमरे में चली गई. देखती क्या है कि वो साइंटिस्ट, अभी तो कमरा खाली था और बंद हो गया था हमारे पीछे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जादू के जोर पे ये एकाएक खाली कमरे में प्रकट हुआ हो. नीचे से तो ये आया नहीं था सीढ़ियों से और ऊपर ये था नहीं, तो ऐसा लगता है जैसे एकाएक प्रकट हो गया इस खाली कमरे में. तो ये गई मिसेस हॉल, इन्होंने कन्फ्रंट किया उसको. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is that you come out of an empty room and how you entered a locked room. अब पूछती हैं ये कि कैसे तुम अपने एम्प्टी बेडरूम में एकाएक प्रकट हो गए और कैसे इस बंद कमरे में तुम घुसे. देखिए अब क्या हुआ होगा. आप लोगों को याद है कि उसने 2 कमरे बुक किए थे, एक में वो रहता था और दूसरे में वो लोगों को दिखाता था कि एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ. शायद वो कर भी रहा होगा. तो ये लोग जिस कमरे में शुरू में घुसे थे और जहाँ से कुर्सी ने इनको बाहर भगाया था, वो दूसरा कमरा था. ठीक है, वो दूसरा वाला कमरा था जिसमें वो शायद एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता था. और वो तो ये लोग जब बाहर निकले, कुर्सी ने इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल को. उसके बाद तो वो कमरा अंदर से बंद हो गया. ठीक. और कुछ देर के बाद ये लोग देखते हैं कि दूसरे वाले कमरे में, यानी कि जो बेडरूम था किसका, ग्रिफिन का, उसमें वो एकाएक प्रकट हो गया. सीढ़ियों से तो वो आया नहीं था और एकाएक उसमें प्रकट हो गया. चलिए ठीक है, मान लीजिए हमने आपको देखा नहीं आते हुए, तो फिर आखिरकार आप इस कमरे में गैस कैसे घुसे? ये दूसरा वाला जो पीछे से बंद हो गया था अंदर से, जिसको कुर्सी ने बंद किया था. अब इनको तो पता था नहीं कि इसी इंसान ने बंद किया था. पहले इसने बंद किया होगा, फिर खोल के ये दूसरे कमरे में गया होगा. इन लोगों ने तो देखा था नहीं क्योंकि ये लोग नीचे थे. अपने कपड़े पहने होंगे तब ये आई होंगी और तब इन्होंने देखा होगा कि अब ये इस कमरे में घुस रहा है. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है. तो उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे तुम उस कमरे में जो खाली था एकाएक प्रकट हुए और ये कमरा तो अंदर से बंद था, तुम इसमें कैसे आ गए? मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. एक तो पहले से ही वो क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है. पहले से ही क्विक टेम्पर्ड था, अब वो बहुत तेज उसको गुस्सा आ गया. क्या कहता है वो? यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. इन लोगों को लगता है कि बहुत महान है, बहुत पावरफुल है और सबको इनके सामने सर झुकाना चाहिए. तो उसी टोन में ये कहता है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें समझ भी नहीं है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ. वो जोर से चीख के बोलता है. अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. एकाएक उसने अपने बैंडेजेस उतार के फेंके, जो नकली दाढ़ी थी विस्कस वो उतार के फेंक दिए, चश्मा उतार के फेंका, नाक भी उतार के फेंक दी. 1 मिनट से भी कम वक्त लगा उसको ये सब करने में. और उस वक्त वहाँ जो बार पे लोग बैठे थे, उन लोगों ने काफ़ी, उन लोगों के अंदर डर बैठ गया, हॉरिफाइड हो गए वो लोग. तो वो लोग भयभीत हो गए. उन लोगों ने क्या पाया कि वो लोग देख रहे हैं किसकी तरफ? एक बेसिरे इंसान की तरफ, एक ऐसा इंसान जिसका सिर ही नहीं है. अब आप लोग को आश्चर्य ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो कि भाई ये लोग बार में कैसे आ गए. तो समझ लीजिए विदेशों में पहले जो
मतलब 18th सेंचुरी के आसपास, शायद अभी भी, मैं तो विदेश कोई गया हूँ नहीं, बट जितना मैंने फिल्मों में देखा है, जितना मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा है, तो पहले इन जो होती थी ना, सराय या धर्मशाला, छोटी मोटी होती थी, 4-5 कमरों की। लोग अक्सर अपने, किसी का बड़ा घर है तो उसमें ही खोल लेते थे, बट साथ में वो लोग नीचे एक डाइनर भी चलाते थे, DINER, डाइनर, जहाँ लोग आके खा पी सकते हैं, ईटरी भी जिसको कहते हैं। साथ में वहाँ बार भी होता था, लोग शराब भी पी सकते थे आके। कई बार ऐसी जगहों पे एक सैलून भी होता था, सैलून जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं। तो सैलून भी होता था, बाल भी लोग कटा सकते थे। तो एक तरीके से वो मल्टीपर्पज़ प्लेस हुआ करती थी। कई बार बाहर थोड़ी ग्रॉसरी भी रखी होती थी, सब्जियां, अंडे, ब्रेड वगैरह। तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें हुआ करती थी, ये मल्टीपर्पज़ एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए आप। तो वो लोग जो बार पे उस वक्त बैठ के पी रहे थे शराब, उन लोगों को लगा होगा कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं पी ली जो ऐसा अजीब नज़ारा हो रहा है। बट मिस्टर जॉफर्स, द कांस्टेबल, नाउ arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. तभी एकाएक मिस्टर जॉफर्स वहाँ पहुँच गए और उन्होंने क्या देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख के कि उनको जिस आदमी को गिरफ्तार करना है वो बिना सर का है। बट जॉफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जॉफर्स साहब को आसानी से नहीं रोका जा सकता था अपनी ड्यूटी भुगतने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से, जो पुलिस वाले की ड्यूटी होती है। पुलिस वाले की ड्यूटी क्या होती है? क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना। जो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं होती, ठीक है। तो उनको अपनी ड्यूटी भुगतने से रोका नहीं जा सकता था आसानी से। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अगर मैजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आया है, वारंट आया है कि किसी को गिरफ्तार करना है, तो भाई उसको तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. उसके बाद वहाँ एक विचित्र नज़ारा प्रकट हुआ, एक विचित्र सीन क्रिएट हुआ, जब पुलिसमैन ने, उन कांस्टेबल साहब ने, जॉफर्स साहब ने उसको पकड़ने की कोशिश की। गेट होल्ड का मतलब उसको पकड़ना। क्या खुश हो रहा था, वो आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा था, अपने शरीर से एक एक कपड़े उतार रहा था और धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. आखिरकार एक शर्ट हवा में प्रकट हुई और लहराती हुई लोगों के ऊपर आके गिरी, और अब कांस्टेबल साहब जो थे, जॉफर्स साहब को, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब उनको एक ऐसे इंसान को पकड़ना था जो इनको वो ज़रा भी नहीं देख सकते थे। पहले तो वो बिना सर वाले इंसान को पकड़ने आए थे, अब जिसको वो देख ही नहीं पा रहे थे। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को इधर उधर से आके कई मुक्के पड़ गए, कहीं कहीं से आके हवा में से मुक्के पड़ने लगे उनके ऊपर, क्योंकि ये लोग तो देख सकते नहीं थे, वो मज़े से बच बच के इनको मार जा रहा था। In the end, Joffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में जॉफर्स साहब बेहोश हो गए थे। उन्होंने आखिरी कोशिश जब की थी उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो उसने इनको मार के बेहोश कर दिया था। There were nervous, excited cries of hold him. कई लोग बेचैनी से चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसको, पकड़ो इसको। हर कोई चिल्ला रहा था, लेकिन कौन पकड़े, किसको पकड़े? बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। इसीलिए कहा गया ईजियर सेड देन डन। ईजियर सेड देन डन एक मुहावरा है, इसका हिंदी मतलब अगर आप समझ सकते हैं, कहने में आसान है, करने में नहीं, ऐसा कुछ। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। कहना आसान था, करना ज़रा भी आसान नहीं था। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन आखिरकार आज़ाद हो चुका था और किसी को पता नहीं था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। और मैं आप लोगों को कहानी ख़त्म करने के साथ एक थोड़ी सी एक वर्ड ऑफ एडवाइस दे देना चाहूँगा। ऐसे लोगों को आप हीरो समझने की गलती ना करें कि ये कहानी का हीरो था, बड़ी फ़नी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हीरो ने ऐसा किया वैसा किया। ही वॉज़ नॉट अ हीरो, ठीक है। आप लोगों ने देखा उसने कैसी कैसी हरकतें की, तो भले ही कहानी फ़नी है, आप लोग मज़े लें,
बट डोंट ट्राई टू आइडलाइज सच काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों को कभी अपना आदर्श ना बनाए, कभी अपना हीरो ना बनाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी उस हिसाब से 10th के लोग जो हैं वो आप लोग अभी उस एज में है नहीं कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, धीरे धीरे आप लोगों को बातें समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।